जरूरी सूचना। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मुद्दे से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे हैं। हमारा मकसद दोनों पक्षों की भावना को तथ्यों के साथ रखना है और हालात की जानकारी देना है। हमारा मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना नहीं है और न ही हम जानवरों से क्रूरता का समर्थन करते हैं। फैसला दिल्ली एनसीआर को लेकर है, लेकिन कहानी को समझाने के लिए हमने देश भर से आई तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उसकी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है और इसके लिए सड़कों और गलियों को आवारा कुत्तों से मुक्त करना जरूरी है। शेल्टर होम आपने देखे हैं? किसी ने देखा है आज तक? आपने एमसीडी के शेल्टर होम देखे? शेल्टर होम है ही नहीं, इनके पास कोई यूनिट है ही नहीं इतने सारे डॉग्स को। आखिर में ये दिल्ली से बाहर फेंक देंगे जहाँ पे कुत्ते आपस में लड़ के मर जाएंगे। ये तो गलत है ना। People think that this solution is permanent, कि 3 लाख उठा लिए and we live happily ever after. I'm happy to go with that, but वो होना नहीं है। ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे। दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों पर कल सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आदेश दे दिया कि 8 हफ्ते के भीतर सभी को शेल्टर होम्स भेज दिया जाए और इन्हें सड़क पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पूरा समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे सराहनीय कदम बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो हैं जो इसे बेजुबान जानवरों के साथ क्रूरता करार दे रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये मुद्दा और बड़ा हो गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये दशकों से चली आ रही मानवीय और वैज्ञानिक नीतियों से पीछे ले जाने वाला कदम है। बेजुबान जानवर कोई समस्या नहीं है जिन्हें हटाया जाए। राहुल गांधी ने फैसले को दया भावना खत्म करने वाला बताया है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को पूरी तरह हटाकर शेल्टर होम्स में भेजना मुमकिन है, और ऐसा होगा तो क्या समस्या खत्म हो जाएगी? आज हम इस मुद्दे पर जुड़े हर सवाल का जवाब दोनों पक्षों के साथ अपनी इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 में पूरे देश में हर घंटे कुत्ते के काटने की 430 घटनाएं हो रही थी, यानी कि हर मिनट करीब 7 घटनाएं। सबसे ज्यादा चौंकाया पिछले महीने कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश की मौत ने। दरअसल परिवार ने आरोप लगाया था कि जब ब्रजेश एक कुत्ते के बच्चे को नाले में बहने से बचा रहे थे तो कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लेने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। ये देश में हुई अलग अलग घटनाएं हैं, पर ताजा मामला क्या है वो जान लीजिए। आवारा कुत्ते के काटने के बाद रेबीज से होने वाली मौत की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर पहली सुनवाई करते हुए कहा था कि कोई भी एक्टिविस्ट या डॉग लवर उन बच्चों को वापस नहीं ला सकता जो कुत्तों की वजह से मारे गए। अब समय आ गया है कि सख्त कदम उठाए जाएं। और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का सख्त कदम वाला फैसला आया, जब दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने वाले अभियान को चलाने का आदेश दिया गया। छोटे बच्चों को तो लेके नहीं निकल सकते बाहर, ऐसे झपटते हैं, बड़ों को भी नहीं छोड़ते। तो मेरा भी पोता पढ़ रखा है,
गाड़ी के नीचे से निकला है, ना तो आवाज करते और पिंडी पीछे तो ऐसे कटी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम नगर निगम से कहा कि वो तत्काल डॉग शेल्टर होम बनाएं और कुत्तों को पकड़कर वहां रखना शुरू करें। कोर्ट ने कहा किसी भी हाल में कुत्तों को वापस ना छोड़ा जाए। किसी भी व्यक्ति या संस्था को इस कार्रवाई में बाधा डालने की इजाजत ना दी जाए। कोर्ट ने कहा कि हर इलाके, गली और सड़क को आवारा कुत्तों से मुक्त करना जरूरी है। अगर इनको शेल्टर होम में भेज दिया जाता है तो इससे दो फायदा हो, एक तो डॉग्स भी हमारे सेफ रहेंगे और जो हमारे आम सिटीजन है वो भी सेफ रहेंगे, तो ये बहुत अच्छा ही कदम। अगर हम शेल्टर होम में इनको ले जाएंगे तो हो सकता है अगर खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, एक सही वातावरण मिलेगा तो ये इतने अग्रेसिव नहीं होंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से कहा है कि वो एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें जिसमें कुत्ता काटने की घटना की जानकारी दी जा सके। शिकायत मिलने के 4 घंटे के भीतर काटने वाले कुत्ते को पकड़ा जाए और स्टरलाइज करके डॉग शेल्टर होम में डाल दिया जाए। कोई भी व्यक्ति या संस्था इस कार्रवाई में बाधा न डाले। अगर कोई ऐसा करता है तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। सोमवार सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और रात होते होते इस फैसले के खिलाफ दिल्ली के इंडिया गेट के पास भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। हम सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन ली है उस पे हम सब मिलके बात करना चाहते हैं। ये लोग हमें बात नहीं करने दे रहे, ये लोग सबको उठा के जेल में डाल रहे हैं। हमारी डिमांड यही है कि उनको कहीं भी नहीं छोड़ा जाए, वो भी इस देश के ही नागरिक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट वाले हमारी पिटीशन नहीं ले रहे स्टे के लिए और उठाने शुरू भी कर दिए डॉग्स। हम सिर्फ चाहते हैं प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो, इन बच्चों को कंपैशन के साथ बचाया जाए। ये भी भगवान की देन है, ये प्लेनेट उनका है, ये देश उनका है, ये धरती उनकी है, नरम घास उनकी है, मिट्टी उनकी है, पेड़ों की छाया भी उनकी है, सब कुछ हमारे लिए नहीं है। आप बताइए डॉग की साइड से कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? 2 टाइम मतलब 2 साइडेड होता है ना, मतलब आप कुछ भी अनाउंसमेंट कर दोगे विदाउट एनी वो। इनके पास पैसा नहीं है ना, तो ये सोच रहे हैं कि बस भर दो, मार दो, ये कर दो बस। फैसले के खिलाफ जुटी इस भीड़ का कहना था कि बिना बेजुबान के बारे में सोचे हुए फैसला दिया गया है। विरोध करने वालों की शिकायत है कि इस फैसले से बेजुबानों के साथ क्रूरता होगी, लेकिन इस कहानी का दूसरा हिस्सा है अगली तस्वीर। ये वो माँ है जिसने अपने घर के पास ही आवारा कुत्ते के काटने के बाद 6 साल की बेटी को खो दिया। हमारी छोटी सी 6 साल की बच्ची थी, छवि नाम था। वो अपने मौसी के घर गई थी, वहीं पे एक आवारा कुत्ता था। हमको भी नहीं मालूम था कि वहाँ पे गली में काटने वाला कुत्ता है। वो बच्ची को हमारे बहुत कस के पैर में, हाथ में, कई जगह उसने काटा था। घटना 30 जून की है, जब कुत्ते के हमला करने के बाद 6 साल की छवि को आसपास के लोगों ने बचाया भी था। इलाज के लिए उसे अम्बेडकर अस्पताल ले जाया गया था। 30 जून से 25 जुलाई तक 6 साल की छवि को बचाने की कोशिश होती रही, लेकिन बच्ची ने दम तोड़ दिया। जो यहाँ पे अंगूठे के नीचे जो जख्म था, तो 3-4 दिन के बाद ना मेरे बच्चे की सूजन आ गई थी, लाल हो गया था हाथ। फिर 21 तारीख को उसको स्कूल में उल्टी आ गई। फिर घर पे आई, शाम को उसको बुखार आ गया है। फिर हम 22-23 तारीख से फिर उसकी आवाज़ बदल गई, नाक से बोलने लग गई थी। फिर हम अम्बेडकर हॉस्पिटल उसको तुरंत लेके गए इमरजेंसी में, तो उन्होंने बोल दिया बच्चे को रेबीज है, इसका दुनिया में कहीं इलाज नहीं है। इस माँ ने अपनी बच्ची को खो दिया है और अब वो कुछ सवालों का जवाब मांग रही है। जो हमारे साथ हुआ है, हमारी गोद खाली हुई है, किसी माँ की गोद नहीं खाली हो। किसी के बच्चों को ना काटे, न किसी के बड़ों के साथ हो। बाइक वालों को नहीं निकलने देते, पैदल वालों को नहीं निकलने देते। बच्चे ट्यूशन जाते हैं, डरते हैं, स्कूल जाते हैं तो डरते हैं। कैसे हम रह पाएंगे, कैसे बच्चे जिएंगे, कैसे बच्चे अपना भविष्य बनाएंगे। आवारा कुत्तों के काटने से हर कोई दहशत खाता है, क्योंकि कुत्ते के काटने से रेबीज का
संक्रमण होता है जिसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। रेबीज का वायरस दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में पाया जाता है। जो काटने की प्रॉब्लम से रेबीज होता है वो भी बढ़ चुका है। वो किस लिए कि वैक्सीनेशन जो शेड्यूल है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। गवर्नमेंट के स्टरलाइजेशन प्रोग्राम में ये लॉ है कि कोई भी डॉग जो स्टरलाइज होगा उसको रेबीज का वैक्सीन लगा के छोड़ेंगे। बट सर रेबीज का वैक्सीन तभी प्रॉपर काम करता है जब उसको 2 डोज लगी हो, जिसमें कि जो सेकंड डोज है वो आफ्टर 21 डेज बाद लगती है, जो प्रॉपर डॉग को मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से रेबीज का टाइटर लेवल बन नहीं पाता, जिसकी वजह से जो रेबीज के होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंसानों में रेबीज के लिए ज्यादातर कुत्ते, बंदर, बिल्ली, चमगादड़ जिम्मेदार होते हैं। भारत में रेबीज के लगभग 99% मामलों के लिए कुत्ते जिम्मेदार होते हैं। रेबीज की वजह से हर साल दुनिया भर में 55,000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, जिसमें से 95% मौतें एशिया और अफ्रीका में होती हैं। विश्व में रेबीज से होने वाली मौतों का लगभग 36% भारत में होता है। 5 से 14 साल की उम्र के बच्चे अक्सर इसका शिकार होते हैं। बहुत आतंक है जी। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको काटते हैं। कोई परचून की दुकान पे दूध या ब्रेड लेने जाते हैं, उनको काट लेते हैं। बुजुर्गों को काट लेते हैं। बच्चे तो बाहर निकलने मुश्किल हो गए जी। बच्चे घर के अंदर कैसे रहें, पूरे दिन टीवी कैसे देखें, आंखें खराब हो जाएंगी। ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है डॉग्स की, तो उनके लिए फूड का मिल पाना उतना मुश्किल होता जाता है, जिसकी वजह से जो डॉग है वो अटैक कर देते हैं। सेकेंडरी सर ये भी देखा जाता है काफ़ी सारे लोग हैं जो डॉग को प्रोवोक करते हैं, मतलब उनको चिढ़ाते हैं, या इसकी वजह से भी डॉग का उन पर एग्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि सर जो डॉग्स हैं वो पर्टिकुलर हर एक को तो बाइट नहीं, बिहेवियर है ये डिपेंड करता है कि वो डॉग कहीं भूखा तो नहीं है, या फिर वो उसको कोई परेशानी तो नहीं है, बीमार तो नहीं है, जिसकी वजह से जो उसका जो बिहेवियर है उसमें एग्रेशन आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है या हिंसक हो जाता है, जिससे कि वो काटने लग जाता है। इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है और दिल्ली एनसीआर में बिगड़ती तस्वीर के लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पर आज परिस्थिति इस हाल पे क्यों पहुंची? क्योंकि एक नाकाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और एक नाकाम देश की संस्था जिन्होंने उनको इस पे मजबूर कर दिया है, वो नहीं चाहते हैं कि रास्तों पे रहें। हालांकि दिल्ली की सीएम कह रही हैं कि वो इस फैसले पर योजना बनाकर काम करेंगी। ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कह तो दिया कि वो दिल्ली की जनता को राहत देंगी, लेकिन जिस शेल्टर होम की चर्चा हो रही है, क्या उसे बनाना और वहां दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को भेजना इतना आसान है? क्या दिल्ली एनसीआर में इतने शेल्टर होम मौजूद हैं? और अगर नहीं है तो क्या 8 हफ्ते के भीतर तैयार कर लिए जाएंगे? दिल्ली नगर निगम के पास कुल 20 शेल्टर होम हैं और ये शेल्टर होम भी सही तरीके से नहीं चल रहे, और इन शेल्टर होम्स में कितने कुत्तों को रखा जा सकता है इसकी भी सही जानकारी मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में 60,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि यह गुस्से में लिया हुआ फैसला है, क्योंकि सरकार के पास इतने सारे कुत्तों को रखने के लिए जगह है ही नहीं। चलिए सबसे पहले हम आपको नोएडा के एक डॉग शेल्टर की रिपोर्ट दिखाते हैं। ये नोएडा का वो डॉग शेल्टर है जहां बीमार कुत्तों को इलाज से लेकर नसबंदी और टीकाकरण के लिए लाया जाता है। ये जमीन सरकार ने दी है, लेकिन देखरेख का जिम्मा एनजीओ के पास है। इस वक्त मैं नोएडा अथॉरिटी द्वारा जमीन देने के बाद एक एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे उस जगह पर पहुंचा हूं। एक तरीके के आप सोचिए कि वो सेमी हॉस्पिटल टाइप की चीज जगह पर, जहां पर उन डॉग्स को जहां पर जरूरत होती है, अगर वो घायल होते हैं तो लाया जाता है, स्टरलाइजेशन की बात हो वो किया जाता है, और उसके बाद जो टीकाकरण होता है वो होता है। लेकिन आज भी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसके नाम पर जो कि आपको शेल्टर होम की तरह नजर आए वो नहीं होता है। हालांकि इस एनजीओ में आवारा जानवरों को लाने वाले नितिन ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि लाखों की संख्या में कुत्तों को शेल्टर होम दे दिया जाए।
है। अब दिल्ली का जो उन्होंने आंकड़ा दिया है वो 3 लाख डॉग्स का दिया है कि 3 लाख कुत्ते सड़क पे हैं। आप उनको कहीं पे शिफ्ट करते हैं, सबसे पहली बात है कि 100 कुत्तों के लिए कम से कम 1 बीघा ज़मीन चाहिए, 1000 गज मान लो, तो 3 लाख के लिए तो बहुत ज़्यादा चाहिए। उसके बाद सफाई वाले भी चाहिए, क्या वो अपॉइंट हो गए हैं? उसके बाद खाना कहाँ से आएगा? यहाँ तो चलो लोकल सब लोग बांट के कर ले, मिल बांट के, लेकिन वहाँ पे खाने बनाने वालों की व्यवस्था हो गई है। तो ये सब जो उनकी ज़रूरत नीड है, बेसिक एक नीड है जिंदा रहने के लिए, जब वो ही तैयार नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हो कि 2 महीने में सारे कुत्ते आप वहाँ पे शिफ्ट कर दोगे? सवाल तो बहुत वाजिब है। जमीन से लेकर पैसा तक और साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों से लेकर प्रबंधन तक, इस फैसले को अमल में लाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। तो फिर ये सब कुछ कैसे होगा? अगर मान लिया मैंने यहाँ पे कोई एजेंसी हायर कर ली और मुझे ये पता है कि आज ये पॉपुलेशन है, तो उसके बाद मैं 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 8 महीने बाद मैंने दोबारा सर्वे कराया ऐसे ही सफाई कर्मचारियों के द्वारा, जो बिना सरकारी लागत करे एक ही दिन में मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। तो अगर वो पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में मुझे पता लगता है यार वहाँ पे तो 6 थे और 6 के 12 हो गए हैं उस बीट के अंदर, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हमारा स्टरलाइजेशन प्रोग्राम फेल हो गया है। तो हम उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं वहाँ पे कि इसका मतलब है कि इस एरिया में पॉपुलेशन बढ़ी है, तो हम इसको ज़्यादा एग्रेसिवली वहाँ पे स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम चला सकते हैं। हमने दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल में लाने के लिए उनकी क्या योजना है। दिल्ली नगर निगम के पास आज की तारीख में लगभग 20 शेल्टर हैं जो प्रॉपर नहीं चल रहे, उसको हम प्रॉपर वैसे सुचारू रूप से और उसको मॉडिफाई करेंगे अच्छे से, और उनमें से अब हम उन्हीं डॉग्स को सब फेज वाइज काम करेंगे। पहले फेज में वो डॉग्स आएंगे जो बीमार हैं। देखो शेल्टर होम को अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि नंबर ऑफ डॉग्स के साथ, तो वो क्षमता बहुत कम है। यानी दिल्ली के मेयर के पास अभी कोई ठोस प्लान नहीं है। दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी कह रही हैं कि अगर कुत्ते सड़क से गायब हुए तो बंदर जमीन पर उतर आएंगे। People think that this solution is permanent, कि 3 लाख उठा लिए and we live happily ever after. I'm happy to go with that. But वो होना नहीं है। 2 चीजें होंगी, एक तो आपके कुत्ते वापस आएंगे और उनके आने से पहले जो बंदर हैं वो सब जमीन पर उतर आएंगे। So you will have 2 problems instead of 1. आवारा कुत्तों का काटना कितना गंभीर मुद्दा बन गया है उसे आप एक आंकड़े से समझिए, जो गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल का है। जनवरी 2022 से जुलाई 2025 तक यानी करीब 2.5 साल के भीतर 3,07,000 लोगों को कुत्ते ने काटा। ये वो आंकड़ा है जो लोग गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आए। दिल्ली एनसीआर को आवारा कुत्तों से निजात दिलाने का जो तरीका सुझाया गया है उसका विरोध करने वाले लोग नीदरलैंड्स और भूटान का उदाहरण पेश कर रहे हैं। नीदरलैंड्स यूरोप का वो पहला देश है जिसने आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान निकाल लिया और वहां एक भी आवारा कुत्ता नहीं है। एक दौर था जब नीदरलैंड्स में आवारा कुत्तों की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन इससे निपटने के लिए जानवरों के साथ बुरे बर्ताव को अपराध घोषित किया गया और कुछ बड़े फैसले किए गए। पहला फैसला ये था कि स्टोर से खरीदे डॉग्स पर भारी टैक्स लगाया ताकि लोग आवारा कुत्तों को अपनाएं। दूसरा, कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की गई और टीका लगाकर वापस उनको सड़क पर छोड़ा गया। पड़ोसी देश भूटान 2023 में 100% आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला देश बन गया था। भूटान ने इसके लिए 2009 में प्रोग्राम शुरू किया था और अलग से बजट भी रखा गया था। दिल्ली एनसीआर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें सभी नगर निगमों को 6 हफ्ते के भीतर अपनी कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया है। जबकि आवारा कुत्तों की देखरेख से जुड़े एनजीओ की फाउंडर जयश्री बंसल पूछ रही हैं कि एक कुत्ते को शेल्टर होम में रखने का खर्च 5,000 रुपए है, तो फिर 3 लाख कुत्तों का खर्च सरकार कैसे उठाएगी? आप 8 वीक्स के अंदर मिनिमम 10,000 डॉग्स के लिए 5 एकड़ की ज़मीन रिक्वायर्ड होती है। तो दिल्ली एनसीआर के पास आप कहाँ पे इतनी ज़मीन ढूंढ लेंगे जहाँ आप 3 लाख से ज़्यादा डॉग्स इकट्ठे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दें? आपको सब प्लानिंग के तहत पहले से खर्चा करना है। तो 3 लाख कुत्ते एक पॉन्ड में रखने के लिए कितना एक्सपेंस आएगा? मुद्दा क्या है, पक्ष और विपक्ष क्या है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन अभी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि आखिर सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्ते हिंसक क्यों हो रहे हैं।
कुत्तों के हिंसक हो जाने की मुख्य वजह हम देखते हैं जो वहाँ की सोसाइटी है, क्योंकि मोस्टली लोग डॉग जो हैं वो एग्रेशन नहीं होते, और आपने देखा भी होगा डॉग हर एक पे अटैक नहीं करते। काफ़ी सारे डॉग उन्हीं लोगों पे अटैक करते हैं, या तो उनको मारते हैं, या जैसे आपने देखा होगा बैकपैकर्स होते हैं जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, लोग उनको देख के उन पे भौंकते हैं, इस वजह से बात करते हैं। ये देखना पड़ता है कि डॉग किस वजह से कर रहा है। बेसिकली हमें उनको समझना चाहिए, क्योंकि वो एक बेजुबान जानवर है और हमारे पास तो सारे सेंसेस हैं, हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और हम उनको ही गलत ठहरा देते हैं इस केस में डॉग्स को। जैसे सिरदर्द होने पर सिर को काटा नहीं जाता बल्कि दवा ली जाती है, वैसे ही आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में डालना ही समस्या का समाधान नहीं, उसकी जड़ पर काम करना प्राथमिकता होनी चाहिए, जैसा कि नीदरलैंड्स और भूटान जैसे देशों ने करके दिखाया है। गांधी जी ने कहा था कि किसी राष्ट्र की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है कि वो अपने जानवरों के साथ कैसा सलूक, कैसा व्यवहार करता है। इसे हम सबको समझना होगा।